कहते हैं ना, कहीं का गुस्सा कहीं, और जब इंसान निकालने लग जाए तो तब आप ये समझ लीजिए कि वो अपनी हार की खींच निकाल रहा है। और ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां व्यक्ति एक स्थान या व्यक्ति से उत्पन्न क्रोध को किसी दूसरे निर्दोष व्यक्ति या फिर वस्तु पर निकालता है। कहते हैं कि जंग हार और मुंह दिखाने लायक ना बचे तो अक्सर लोग अपने से कमजोर को निशाना बनाते हैं, और वही हाल हो रहा है अमेरिका में। और ऐसी स्थिति करके आखिर ऐसी स्थिति बना कौन रहा है वो भी आपको बताते हैं। शांति के ठेकेदार और दुनिया को आर्थिक मंदी में धकेलने वाले लोग मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही अधिकारियों पर फायर हो चुके हैं। ट्रंप, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड को निपटा दिया। अब खबर है कि ईरानी जंग के बीच में अपने ही अधिकारियों की बलि दे रहे हैं ट्रंप। कल अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया प्रमुख डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने कहा है कि उनके पति अब्राहम विलियम्स को दरअसल हड्डियों का एक अत्यंत दुर्लभ कैंसर है जिसकी जानकारी लगी, और वो उनके साथ में रहने के लिए ये पद छोड़ रही है। इस बात पर ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर इनक्रेडिबल जॉब उनका बताया और जमकर तारीफ की है तुलसी गबार्ड की। लेकिन क्या ये सच में परिवार की वजह से उन्हें जाना था? अगर विस्तार से जानने की कोशिश करें तो तस्वीर इससे बिल्कुल अलग नजर आती है। दरअसल तुलसी गबार्ड को प्रशासन के भीतर इनफैक्चुअल और इररिलेवेंट माना जाने लगा था। ईरान युद्ध इसमें एक मुख्य वजह रही है। दरअसल वो ईरान युद्ध की सार्वजनिक मैसेजिंग से एक तरह से गायब थी और पर्दे के पीछे की चर्चाओं से भी उन्हें बाहर कर दिया गया। गबार्ड को तभी किनारे कर दिया गया था जब प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सैन्य तरीके से अपहरण करने का फैसला किया। महीनों से खबर आ रही थी कि गबार्ड को साइडलाइन किया जा रहा है। ट्रंप उन्हें हटाने पर विचार कर रहे हैं। वो 15 महीने तक फिर भी टिकी रही। वैसे तुलसी गबार्ड वेनेजुएला और ईरान दोनों ही मैटर पर ट्रंप प्रशासन से इतर अपनी राय रखती थी, या ये कहा जाए उनसे खिलाफत करती थी। और बस यही कारण है कि ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं तुलसी गबार्ड, उनके बीच की टकराहट जो है वो लगातार सामने आती रही। वो टकराव मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट को लेकर थी और सबसे खास तौर ईरान को लेकर। दरअसल जिसमें सैन्य हस्तक्षेप और परमाणु नीति जो है वो भी एक तरह से प्रमुख हिस्सा था। आपको बताते हैं कि आखिर किन किन विषयों पर ट्रंप और गबार्ड के बीच में बड़ा टकराव नजर आया था, क्योंकि इसके पहले भी तुलसी गबार्ड ने कई बड़ी बातें कही थी। उसमें सबसे पहले नाम आ जाता है ईरान का परमाणु कार्यक्रम और सैन्य संघर्ष। अब जानकारी यह है कि ट्रंप और तुलसी गबार्ड के बीच में ईरान को लेकर मतभेद था और वो कई बार खुले मंच पर सामने भी आया। दरअसल तुलसी गबार्ड का आकलन ये था, उनका मानना ये था कि ईरान दरअसल परमाणु बम बना ही नहीं रहा है, परमाणु बम बनाने के करीब ही है ही नहीं। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा खतरा माना था, और ये जो पूरी युद्ध की पटकथा लिखी गई थी, ईरान पर हमला हुआ था, ईरान को घेरने की तैयारी थी, वो इसी परमाणु कार्यक्रम को लेकर थी। और जिसे बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो खतरा है, तुलसी गबार्ड ने उन तमाम दावों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, धराशायी कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान बना ही नहीं पाएगा अभी जिस तरह के हालात हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला जब किया तब तुलसी गबार्ड ने उसका सीधा विरोध किया था। इतना ही नहीं, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका आकलन भी समझ लीजिए क्या है। दरअसल जानकारी यह है कि कई अमेरिकी खुफिया आकलन को लेकर दोनों में ही बड़ा विरोध था। ईरान जंग के बीच में ट्रंप और तुलसी गबार्ड के रिश्ते ठीक नहीं थे, ये भी इंटरनल जो इंफॉर्मेशन से उससे पता चल जाता है। तुलसी गबार्ड को साइडलाइन करके एक तरह से काम किया जा रहा था। अब विदेश नीति में हस्तक्षेप का विरोध भी। तुलसी गबार्ड की छवि हमेशा विदेशी युद्धों के विरोध रही है। विदेशी युद्धों में अमेरिका का हस्तक्षेप सही नहीं है, वो ये बात कहती रही, अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध करती रही तुलसी गबार्ड। अब डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में जब युद्ध छेड़ा तब भी गबार्ड उसके पक्ष में नहीं थी, लगातार वो इसका विरोध करती थी। अब जंग की जो कानूनी वैधता है उस पर जो खामोशी रही वो भी एक बड़ी वजह रही। कांग्रेस की सुनवाई में तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेट का साइड ले लिया।
तुलसी गबार्ड ने यह स्वीकार किया कि ईरानी युद्ध जो छेड़ा गया इजराइल और अमेरिका की तरफ से, जिसमें अमेरिका की भूमिका ज्यादा थी, वो युद्ध ही असंवैधानिक था और ये सीधे सीधे तौर पर ट्रंप की नाराजगी का सबब बन गया। माना जा रहा है यही वो एक तरह से पक्ष रहा जो तुलसी गबार्ड पर लगातार जो तलवार लटक रही थी, अब वो उनके पद पर गिर गई। अब परमाणु युद्ध की जो चेतावनी है, दरअसल लगातार तुलसी गबार्ड हिरोशिमा दौरे से जब लौटी तो एक वीडियो जारी किया गया जिसमें अमेरिकी शहरों की काल्पनिक बर्बादी एक तरह से दिखाई दी। इसके जरिए परमाणु युद्ध के खतरों पर बाकायदा चेतावनी दी गई और ये जो वीडियो है, वीडियो से व्हाइट हाउस टीम तुलसी गबार्ड से बेहद नाराज हो गया, ये भी दावा किया जाता है। अब इतना ही नहीं, जो कैंट का इस्तीफा है, कैंट का इस्तीफा और गबार्ड की चुप्पी, गबार्ड के सहयोगी रहे कैंट, उन्होंने युद्ध के विरोध में इस्तीफा दिया था। तब डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए कि गबार्ड ने कैंट की खुलकर निंदा नहीं की और ये वो पल था जब ट्रंप ने कैबिनेट सदस्यों से ये पूछना शुरू किया कि ट्रंप कैबिनेट सदस्यों ने पूछा कि तुलसी को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और देखिए, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि ये पूरा प्रोसेस चलता रहा गबार्ड और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक नाराजगी वाला, और उसके बाद में अचानक से गबार्ड की इस्तीफे की तस्वीर खबर सामने आ जाती है। 17 मार्च 2026 को अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक जो केंट, एक और पूर्व आर्मी रेंजर और CIA अधिकारी ने इस्तीफा दिया और ये कहा कि मैं अच्छे से ईरान की इस जंग का समर्थन नहीं कर सकता। कैंट ने सीधे सीधे लिखा था कि ईरान हमारे देश के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं था। ये साफ था कि जो युद्ध है ये इजराइल और उसके शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू हुआ। ईरान पर जो दबाव बनाया गया, हमला बोला गया, वो अमेरिका के हित में नहीं था। जंग के बीच में ट्रंप एक बार जरूर कह गए थे कि जब कोई हमारे साथ काम करे और कहे कि ईरान खतरा नहीं था तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम ऐसे लोग नहीं चाहते। कैंट ने बाद में एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया था, आपको याद होगा, जब ये स्वीकारते हुए कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब नहीं था, जो कि अमेरिका की युद्ध छेड़ने के मुख्य औचित्य को ही सीधे सीधे कमजोर कर देता है, क्योंकि पूरा बेस ही अमेरिका ने या पूरा बेस ही ट्रंप एंड टीम ने ये तय किया कि ईरान दरअसल परमाणु हथियार बना रहा है, यूरेनियम संवर्धन उसका इतना ज्यादा हो चुका है कि दुनिया को खतरे की तरफ लेकर जाएगा, परमाणु हथियार बनाएगा। लेकिन ना सिर्फ ईरान इस बात को नकारता रहा, बल्कि खुद ट्रंप की टीम पर्सन्स, अमेरिका के अंदर से कई ऐसे सीनियर पोजीशन को होल्ड करने वाले लोग जो जिम्मेदार हैं, जो ऑथेंटिक हैं, वो ये कहते रहे कि ईरान कोई खतरा अमेरिका के लिए नहीं था। ईरान जंग के बीच में ट्रंप और पीट हेग्सेट एक एक करके टॉप अधिकारियों को हटाते जा रहे हैं। ट्रंप और पीट ने जिन जिन अधिकारियों को हटाया, उनकी अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा ढांचे के बेहद अहम हिस्से थे। अब ऐसे अधिकारियों को हटाया गया जिससे इसका सीधा असर सैन्य रणनीति पर पड़ेगा, ऑपरेशंस पर पड़ेगा और पॉलिसीज पर पड़ेगा। आइए जल्दी से आपको एक एक करके वो मैं नाम और रोल समझा देती हूँ। अब आगे इनकी क्या भूमिका है वो भी समझ लेते हैं। दरअसल अगर जॉन फेलन, जो कि नौसेना सचिव है, उनके बारे में समझिए, ये एक सिविलियन पद है और ये सैन्य पद नहीं है। अब दरअसल यूएस नेवी और मरीन कॉर्प्स की नीति पर एक तरह से काम किया जाता है। नेवी बजट की अगर बात करें तो नेवी बजट और प्रशासन की जिम्मेदारी या जहाजों की खरीद या टेक्नोलॉजी पर काम या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज एक तरह से यही पद तय करता है, जिसमें नाम जॉन फेलन का। इसके अलावा नाम आता है रैंडी जॉर्ज, जो कि आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ है। और देखा जाए तो ये बड़ा पद है आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का, यूएस आर्मी का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। सैनिकों की ट्रेनिंग, युद्ध की तैयारी, ऑपरेशंस की रणनीति बनाने पर काम और सरकार को सैन्य सलाह देने का काम एक तरह से ये कहा जाए कि चीफ ऑफ स्टाफ का है, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का। अब CQ ब्राउन, जो कि एयरफोर्स चीफ हैं, यूएस एयरफोर्स के प्रमुख, एक तरह से ये हैं। यूएस एयरफोर्स के प्रमुख होने के साथ हवाई हमले या एयर डिफेंस की जिम्मेदारी सब इन्हीं पर है। ड्रोन ऑपरेशंस जो अमेरिका की तरफ से किया जाएगा वो इनके ऊपर जिम्मेदारी है। स्पेस आधारित जो सिस्टम है उनकी भी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। आधुनिक युद्ध में इनका रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप ये मान के चलिए जिस तरह से लगातार घेराबंदी की गई ईरान की, वो इनके ही एक तरह से रोल में छत्र छाया में रही। इसके आगे नेवी की टॉप एडमिरल का भी नाम आपको बता दें, जिनका नाम है लीजा फ्रेंचेटी। नौसेना की ऑपरेशनल हेड के तौर पर जिम्मेदारी एक तरह से निभाती हैं। समुद्र के युद्ध हो,
जहाजों की तैनाती हो। ग्लोबल नेवल ऑपरेशन को एक तरह से लीसा फ्रैंचेटी ही कंट्रोल करती है। कोस्ट गार्ड प्रमुख जिनका नाम है लिंडा फेगन, समुद्र की सुरक्षा, बॉर्डर प्रोटेक्शन, रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। युद्ध के समय ये भी रक्षा तंत्र का हिस्सा एक तरह से बन जाता है। जेफरी क्रूज जो कि इंटेलिजेंस प्रमुख है, इंटेलिजेंस प्रमुख बहुत बड़ा रोल, दुश्मन की जानकारी जुटाना, सैटेलाइट, साइबर और जासूसी से जानकारी इकट्ठा करना, ये इनका मुख्य रोल है। और युद्ध में सही फैसले लेने के लिए इनका काम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक तरह से वो फहरिस्त है जो बड़े रोल में है, बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा है। अब ईरानी जंग ट्रंप प्रशासन के लिए एक आंतरिक शुद्धिकरण अभियान बन गई है, ऐसा लगता है। जो केंट जिसने सच बोला बाहर कर दिया गया, उन्हें बागी कहलाया गया। उन्हें तुलसी गबार्ड जो चुप रही वो इररिलेवेंट कहलाई। बोंडी जो एब्स्टेन फाइलें नहीं दबा पाई वो भी एक तरह से बाहर हो गए। संदेश बिल्कुल साफ है कि ट्रंप के आसपास अब वो लोग हैं जो सवाल नहीं पूछते, सिर्फ यस सर यस सर यस सर कहते हैं। वहां पर तो नो की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये उस समय हो रहा है, समझिए, जब अमेरिका एक बड़ी जंग के बीच में है, सीज फायर टूटने की कगार पर है और एक बड़े फैसले की घड़ी अब करीब आ रही है और अभी भी खतरा मंडरा सकता है। अब देखना ये होगा कि ईरान ने ना जीत पाने का जो खींच है वो ट्रंप और किस किस पर एक तरह से निकालते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।